सिर्फ 30 सेकंड के लिए इस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मामाअर्थ के आईपीओ की पूरी जन्म कुंडली लेकर आए हूं। मामाअर्थ के आईपीओ किस तरह रिटेल कैटेगरी को बेवकूफ बना रहा है, किस तरह कागज में इन्होंने 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन निकाल कर लाई, और कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट आपको पता चलेंगे इस आईपीओ के बारे में जो कि इससे पहले आपको कहीं नहीं पता होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सच्चे कह रहा हूँ, पूरा देखिएगा, आधा ज्ञान आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब ये आईपीओ आने वाला था, उस समय इसकी वैल्यूएशन 24,000 करोड़ रुपए थी और इसका जो रेवेन्यू था वो 964 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट था मात्र 14 करोड़। आप समझ सकते हैं इस बात को, 964 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर ये 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं। कितना मल्टीपल हो गया इस चीज। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने आईपीओ वापस ले लिया। अब ये अपनी वैल्यूएशन को कम करके लेके रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन यहां पर भी अचंभे की बात यह है कि 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि जो पीई था वो था 1700 का। लेकिन अब जब इनका वैल्यूएशन कम हो चुका है, 10,000 करोड़ का इनका वैल्यूएशन हो चुका है, उस समय इनका पी आपको पता है कितना है? 2600 का, 2600 का पी, यानी कि इनका वैल्यूएशन कम हो गया है लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये बहुत ही अचंभे वाली बात है। ये क्यों हुआ है वो समझेंगे। सच्चे कह रहा हूं, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको ऐसी ऐसी रियलिटी समझ में आएगी इस वीडियो के अंदर जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी। अब हम ये समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन इतना ज्यादा क्यों पहुंच जाता है और क्यों ये स्टार्टअप्स के आईपीओ लॉस पर लॉस करते जाते हैं। और इस वजह से, और ये सारा जो लॉस है, ये लॉस का जो बंडल है, ये आकर रिटेल कैटेगरी के सर पर फूटता है और आखिर में उनको लॉस देखने को मिलता है। पेटीएम के अंदर ये देखने को मिला, जोमेटो के अंदर लोगों को ये देखने को मिला। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एग्जांपल के लिए हम एक कंपनी अज्यूम कर लेते हैं जिसका नाम है दादा। इस कंपनी को मैं खुद ओन करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक इन्वेस्टर्स के पास जाता हूं, उसको अपनी सारी पिच सुनाने के बाद ये कहता हूं कि देखिए मेरी कंपनी ये है, ये प्रोडक्ट है, इस तरह से हम उसको बेचेंगे, फलाना दिखाना, बहुत सारी चीजें। आप हमारी कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगाइए और उसके बदले में हम आपको 10% की इक्विटी देते हैं। अब यहाँ पर कोई इन्वेस्टर 10 करोड़ रुपए मुझे देता है। अब यहाँ पर मैंने उसको 10% दिया। यहाँ पर मेरी कंपनी का वैल्यूएशन जीरो से सीधा 100 करोड़ रुपए हो। अब यहाँ पर मैं उस 10 करोड़ का करूंगा क्या, मैं उस 10 करोड़ की दबा के मार्केटिंग करूंगा, सोशल मीडिया चैनल पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर, इस तरह की बहुत सारी जगहों पर मैं मार्केटिंग करूंगा। और मान लीजिए मैंने ऐसा करके 6 महीने के अंदर 20 करोड़ रुपए की सेल जनरेट कर ली। अब यहाँ पर मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है। तो फिर मैं किसी एक और इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा और उस दूसरे इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि देखिए मेरी कंपनी का वैल्यूएशन आज 100 करोड़ रुपए है, मैंने 20 करोड़ की सेल जनरेट कर दी है, एक समय हमारी सेल जीरो थी, फलाना रिगार्ड बहुत सारी चीजें। यहां पर मैं उससे कहूंगा कि आप हमारी कंपनी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको 10% इक्विटी देते हैं। अब यहां पर हुआ क्या, जैसे ही मेरे पास 50 करोड़ रुपए आएगी, मेरी वैल्यूएशन जो वो सीधा 500 करोड़ रुपए पर चली गई। मेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ से सीधा 500 करोड़ चली गई कागज ही कागज के अंदर। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा रेवेन्यू 0 से 20 करोड़ हुआ और अब जो 50 करोड़ रुपए मिले हैं, उस 50 करोड़ को फिर से मार्केटिंग के अंदर लगाऊंगा, दबा के मार्केटिंग करूंगा, यहाँ मार्केटिंग करूंगा, वहां मार्केटिंग करूंगा और इससे मैं अपने रेवेन्यू को और बढ़ा। अब आप अज्यूम करिए उस 50 करोड़ रुपए से मैंने फिर से मार्केटिंग करके, धड़ल्ले से मार्केटिंग करके मैंने 100 करोड़ की सेल जनरेट कर ली। लेकिन अब फिर वही चीज, मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ बहुत कम पैसा बचा है। फिर मैं तीसरे इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा और तीसरे इन्वेस्टर्स को कहूंगा देखिए मेरी कंपनी में ये वैल्यूएशन हो गया, पहले 20 करोड़ था, अब हम 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप हमारी कंपनी में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 10% इक्विटी हमसे फिर ले लीजिए। अब यहाँ पर आप वैल्यूएशन का गेम समझ रहे हो। यहाँ पर वैल्यूएशन का गेम ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट की बात नहीं करी। यहाँ पर जो मुझे वैल्यूएशन मिल रहा है वो मेरे रेवेन्यू पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, हमारा वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा हम किसी और इन्वेस्टर को पकड़ेंगे, फिर किसी और इन्वेस्टर को पकड़ेंगे। एक इन्वेस्टर अगर हमारी कंपनी से निकलेगा तो हम किसी दूसरे इन्वेस्टर को पकड़ेंगे और हमारी जो इक्विटी है, जो ओनर की इक्विटी, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और पैसा बनाता जाएंगे, उसको मार्केटिंग में लगाते जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और ये रेवेन्यू का सिलसिला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक समय पर ये रेवेन्यू का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब कंपनी के पास प्रॉफिट भी नहीं है, कंपनी और डाइल्यूट भी नहीं कर सकती। जैसे कि मामाअर्थ के केस के अंदर हुआ है। गजल अलग और वरुण अलग जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, उनके पास मात्र 37% शेयर्स बचे हैं, यानी कि उन्होंने 63% इक्विटी डाइल्यूट कर दी है। अब इनके पास पैसा नहीं है, अब कोई इन्वेस्टर्स भी नहीं इनको पैसा देने के लिए तैयार है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और इस स्थिति पर आकर ये रेवेन्यू का बबल इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि इसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता जिसके माथे इस बबल को फोड़ सके। और अब यहाँ पर जो आखिरी पैतरा बचता है इस तरह के कंपनी के पास, इस तरह के स्टार्टअप के पास, वो बचता है आईपीओ लाना और आईपीओ का सारा बबल, यानी कि जो रेवेन्यू का बबल है, ये फोड़ना रिटेल कैटेगरी के सर पर और रिटेल कैटेगरी से पैसा। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये सारी बातें मैं बिल्कुल भी हवा में नहीं कह रहा। आगे जब मैं आपको डाटा बताता चलूंगा तब आप इस बात को पूरी तरह से कनेक्ट करते जाएंगे कि किस तरह ये रेवेन्यू का बबल आप पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और नेगेटिव बात सुन लीजिए। यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वरुण अलग और गजल अलग, में से वरुण अलग 103 करोड़ के शेयर बेच रहे हैं और गजल अलग 3 करोड़ के शेयर, यानी कि ऑनर खुद अपने शेयर्स बेच रहे हैं अपने आईपीओ के अंदर।
जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखाई देता है। अब आप ये समझिए कि इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूएशन पर इस आईपीओ को आकर लेकर क्यों आ रहे हैं। ये छोटी वैल्यूएशन पर भी तो आईपीओ को ला सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वैल्यूएशन पर लाने की इनकी मजबूरी है। ये चाह कर भी छोटी वैल्यूएशन पर आईपीओ नहीं ला सकते। एग्जांपल के लिए समझिए, जब ये पहले अपना आईपीओ लेकर आने वाले थे तब इनका इशू साइज था 2400 करोड़ रुपए, और उसमें से 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू थे, यानी कि कंपनी में काम लेते वो 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग में या फिर किसी और चीज के अंदर। 2000 करोड़ रुपए जो है, जो बचे हुए 2000 करोड़ रुपए, जो बचे हुए 2000 करोड़ रुपए हैं वो इनके माई बाप के पास जाते हैं, यानी कि उन इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, उन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं जो जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया। और उन वेंचर कैपिटलिस्ट के वजह से ये वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़कर आ रही, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट पर कम से कम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 33 गुना रिटर्न कमाएंगे। इस वजह से ये वैल्यूएशन कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि रेवेन्यू का बबल आपके ऊपर फूटेगा, क्योंकि आप तो डबल के चक्कर में बैठे रहेंगे, या 20%, 15%, 30%, लेकिन वो कमाएंगे 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना। इस वजह से मैंने कहा कि ये एक लीगल तरह का स्कैम है, ये फंसाने का तरीका है आईपीओ के माध्यम से आप लोग। और यहाँ ये बात केवल इस आईपीओ के बारे में नहीं है, या फिर केवल इस स्टार्टअप की बात नहीं है, हर एक स्टार्टअप की यही हाल है। आप नायका के देखिए, 5357 करोड़ का आईपीओ, उसमें से फ्रेश इशू मात्र 630 करोड़ रुपए का और 4722 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी कि उन माई बाप के पास गया जो कि उस कंपनी में पैसा लगा। सेम यही हाल पेटीएम का भी है। पेटीएम का इशू साइज 8300 करोड़ रुपए था, इसका फ्रेश इशू 8300 करोड़ था, और उसका ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ रुपए था। आप समझ सकते हैं कितना सारा आपका पैसा। अब देखिए, पेटीएम तो फुल भर गया ना, आईपीओ फुल भर गया, आपको लॉस हुआ, लेकिन वो 10,000 करोड़ रुपए जो आपके थे, आप नॉर्मल लोगों के थे, आपकी मेहनत की कमाई के थे, वो किन लोगों के पास गए? उन इन्वेस्टर्स के पास गए जिनको 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना रिटर्न मिल चुका है। तो यहां तक अब आप ये समझ चुके हैं कि ये बबल किस तरह से आपके ऊपर फटने की तैयारी कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस आईपीओ में, या फिर कह सकते हैं इस कंपनी में, जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो है 3 एमएमएस। अब यहां पर ये एमएमएस क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है, देखिए, अगर कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशन मांग रही है, ज्यादा पैसा आपसे मांगने का प्रयास कर रही है, तो इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए उस कंपनी के अंदर। तो देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर मोट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, कि उसके पास एक यूनिक पॉइंट क्या है, वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से किस तरह से डिफरेंट है और वो उसको किस तरह से बीट कर देती है। तो ये मोट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मामाअर्थ के केस के अंदर देखते हैं हम क्या है। मामाअर्थ के केस के अंदर इनके खुद के प्रोडक्ट के कोई पेटेंट नहीं है। अगर हम इनके डीआरएच पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके कोई पेटेंट नहीं है। मतलब ये कि कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी इनसे कम प्राइस में आकर सेम प्रोडक्ट को बनाकर बेच सकती है और ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी कि इनका धंधा रातों रात खत्म भी हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये प्रोडक्ट इनका नहीं है, इनके पास कोई पेटेंट नहीं है, कम से कम ये बनाते तो खुद होंगे। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ये आउटसोर्सेज से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो मगर मान लीजिए जो आउटसोर्सेज है वो बैंकक्रप्ट हो जाता है या फिर वो किसी वजह से नहीं बना पाता है, तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। मतलब ये कुछ इसी प्रकार से है कि अगर कोई एक भी चीज गड़बड़ होती है तो पूरी कंपनी पर रिस्क आ जाता है, तो पूरी कंपनी पर रिस्क आ जाता है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब इस एमएमएस का जो दूसरा एम है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ये है कि इन कंपनी के पास ना तो खुद का कोई प्रोडक्ट है, यानी कि खुद का कोई पेटेंट नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मोट नहीं है जिससे डाइवर्सिफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके अपने दो कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ। ना इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है। ये केवल जिस बलबूते पर चल रहे हैं वो है केवल और केवल मार्केटिंग। यहां मार्केटिंग कर ले, अमेजोन पे कर ले, फ्लिपकार्ट पे कर ले, इस वेबसाइट पर मार्केटिंग कर ले, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ले। मार्केटिंग के बेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग में भी ये लॉस पर लॉस करते जा रहे हैं। मार्केटिंग में भी इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, वो मैं आगे समझाऊंगा क्या। और यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका मार्केटिंग स्पेंड जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। 2022 के अंदर इनका मार्केटिंग स्पेंड 390 करोड़ रुपए था और इन्होंने 3958 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करके अपने प्रोडक्ट को बेचे हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर आपको दिखाई देता है ना, मामाअर्थ के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, आप ये ले लो, वो ले लो, उनको पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से वो बेच रहे हैं। अब आप यहां पर कहेंगे चाहे पेटीएम हो, चाहे नायका हो, या कोई भी कंपनी हो मार्केटिंग करती है, उसमें लेना कहना क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर दबाकर मार्केटिंग करती है। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है, यहां पर भी एक नेगेटिव पॉइंट है और यहां पर भी इनका बेड़ा गर्क है। देखिए, एक रेशो होता है ROAS, यानी कि रिटर्न ऑफ एड स्पेंड। इनमें इनका जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो 2.5% है, 2.5%, जो कि कंसिस्टेंटली घटता जा रहा है और पिछले 3-4 सालों से ये बिल्कुल रुक चुका है और घटते घटते 2.5% पर आ चुका है। जबकि अगर आप यही रेशो नायका के अंदर देखेंगे तो वो 7.8 का निकल कर आएगा और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 10.6% का निकल कर आएगा, जो कि इस कंपनी से बहुत ज्यादा है। अब यहां पर ये चीज समझाना क्या चाहते हैं? अब ये रेशो ये समझाना चाहता है कि जब तक ये मार्केटिंग करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके पास कस्टमर्स आते रहेंगे। इनका खुद का रिपीट कस्टमर ऑर्डर नहीं है।
इनके कस्टमर रिपीट करके खुद से इस प्रोडक्ट को उठा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। यानी कि अब इसमें क्या हो सकता है, या तो इनका प्रोडक्ट में गड़बड़ी है या फिर इसकी प्राइस ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसके अंदर पहले ही बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारा माल भरा पड़ा है सब मार्केट के अंदर, और इससे कम प्राइस के अंदर भी पड़ा है, उससे ज्यादा प्राइस के अंदर भी पड़ा है। तो बहुत सारा डिफरेंशिएट हो चुका है मार्केट। इस वजह से मुझे नहीं लगता आने वाले सालों के अंदर भी इसके इस तरह की कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये कुछ प्रॉफिट आपको जो दिखाई दे रहा है 14 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट दिखाई दे जो 2022 के अंदर, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अमेजोन जो है वो इनसे कमीशन कम लेता है। आप समझ कर देखिए, अमेजोन जो है वो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उसमें ऑलमोस्ट 10% से लेकर के 15% तक का कमीशन ले रहा है। इनके पास कौन सी बैक डील है, कौन सी क्या डील है, वो मुझे नहीं पता, केवल 4% का कमीशन लेता है। तो अगर अमेजोन जो है जो इन पर पूरा कमीशन लगाना शुरू कर दे तो इनका प्रॉफिट तो देखना ही भूल जाइए, इनके शायद प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाएंगे। ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बायजूस का हाल देख सकते हैं। बायजूस जो है वो मार्केटिंग करवा के शाहरुख खान से मार्केटिंग करवा ली, ये मार्केटिंग, यूट्यूब पर मार्केटिंग, टीवी पर मार्केटिंग, हर जगह मार्केटिंग कराने के बाद भी आज बायजूस सर्वाइव इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उनके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे। और जब तक आपके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मतलब ये है आपके प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं है, और अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा आपकी कंपनी। अब इस कंपनी का हम थोड़ा सा रेवेन्यू की बात भी कर लेते हैं। 2020 के अंदर इसका जो सेल्स थी वो 114 करोड़ रुपए थी, जबकि इसका लॉस था 442 करोड़ रुपए। 114 करोड़ की सेल पर 442 करोड़ का लॉस। उसके बाद इन्होंने अपनी सेल को 4 गुना कर दिया 2021 के अंदर। जैसा मैंने कहा, रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा। रेवेन्यू इनका 2021 के अंदर हुआ 472 करोड़ रुपए और इनका नेट लॉस 1332 करोड़ रुपए था। 2022 के अंदर 964 करोड़ का रेवेन्यू फिर से डबल किया उन्होंने, और टोटल जो प्रॉफिट आया वो 14 करोड़ का प्रॉफिट आया। वो भी शायद इस वजह से क्योंकि इनको आईपीओ लेकर आना था, तो किसी न किसी तरह से तिगड़म इन्होंने लगाई और आखिर के अंदर ये प्रॉफिट लेकर। अगर कोई कंपनी रिसेंट में ही प्रॉफिट कमाना शुरू करती है और आईपीओ लेके जाती है तो सबसे पहले तो ऐसी कंपनी से दूर हो जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। तो ये था मामाअर्थ का पूरी जन्म कुंडली। सब कुछ मैंने आपको बताया कि इस कंपनी ने कैसे शुरुआत करी, कैसे रेवेन्यू का खेम चल रहा है, कैसे स्टार्टअप्स का हाल चल रहा है। और आप देख सकते हैं पिछले जितने भी स्टार्टअप्स है आपके सामने स्क्रीन आ रही है उनका क्या हुआ है। पेटीएम का देख लीजिए, नायका का देख लीजिए, जोमेटो का देख लीजिए। अब मैं बस एक पॉइंट और समझा देता हूं जिस पर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई होगी कि अगर वैल्यूएशन पहले से कम हो चुकी है तो इसका पीई का साइज इतना ज्यादा क्यों हो चुका है। पीई इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। प्रॉफिट कम होने से जो उसका जो है पीई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से इसका पीई ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप देख लीजिए पूरे स्टॉक मार्केट में अडानी फडानी सबको फेल कर दिया इस कंपनी ने। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का गेम खेल रहे हैं। कागज ही कागज पर इन्होंने 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन कर ली और कागज ही कागज पर इन्होंने अब उस वैल्यूएशन को कम करके 10,000 करोड़ रुपए लिया है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर इनका बस चले तो ये कागज ही कागज पर अपनी वैल्यूएशन को 50,000 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। अब एक और चीज आप समझ कर देखिए, अगर आज इस कंपनी के पास 14 करोड़ का प्रॉफिट मान लीजिए 2022 के अकॉर्डिंग, अगर किसी कंपनी के पास, इसी कॉम्पिटिटिव कंपनी के पास 100 करोड़ का प्रॉफिट होता तो क्या आप उसको 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन देते? या आप खुद सोचकर देखिए, अगर आज कोई कंटेस्टेंट इनके शार्क टैंक के अंदर जाता है, इन्हीं के सामने पिच करता है, गजल अलग के सामने, यही पिच वो उनको सुनने का प्रयास करता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर देगी? नहीं कर पाएगा। इन्होंने, इन शार्क्स ने रिटेल कैटेगरी को तो बेवकूफ समझ रखा है और ये सारा बबल आपके सर पर फोड़ना चाहते हैं। तो मेरी पर्सनल ये राय है कि मैं इस आईपीओ में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अगर 5P स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में भी आ जाता है कि इसमें लिस्टिंग मिल जाएगा तो भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक हम इस तरह के आईपीओ का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक इस तरह की कंपनी आपको बेवकूफ बनाने आती रहेंगी। हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है और भी 3-4 जनों को, 10 जनों को, 1% 2% लोगों को प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो 98% लोग इस आईपीओ में पैसा गंवाएंगे उसका रीजन भी आप ही बनेंगे। इसलिए ऐसी कंपनियों से दूर रहे। इन्वेस्टमेंट मैं तो नहीं करूंगा। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उस हर व्यक्ति के पास जो कि इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच, और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।